Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So West Bengal set पेपर 1 में यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में आपके लिए आज लेकर आई हूँ। इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि हर एक क्वेश्चन के आंसर्स के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और ट्रिक्स भी बताऊंगी ताकि बहुत इजीली आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहे एंड एज इट इज क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो ये पूरी सीरीज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स पेपर को क्वालिफाई करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सभी एग्जामिनेशन के लेवल के हिसाब से तैयारी करें एंड इसके लिए कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ जहाँ पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस तो कवर हो ही जाएगा। साथ ही टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज भी हम आपको देते हैं। नोट्स बनाने में बच्चों का बहुत समय बर्बाद होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर हम पीडीएफ नोट्स देते हैं जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो बिना अपना समय बर्बाद किए। साथ ही फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रिविजन के लिए एंड ये 5000 एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में से मैं आपको गारंटी देती हूँ कि पेपर 1 में 50 में से 35 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे। न्यू बैच हमारा कमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है। इस बैच के लिए और पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप या तो गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कुछ फ्री कंटेंट के लिए भी आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि कैसा ये कोर्स है और कैसे हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। सर्च बार में कोर्स को सर्च कीजिए, कंटेंट पर जाओगे तो इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल सेपरेट कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे जहां पर आपको यूनिट वाइज फोल्डर्स मिल जाते हैं। इसका ये फायदा है कि आप चाहो तो किसी भी यूनिट में एमसीक्यूज या थ्योरी के जरिए अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो एंड यकीन रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जो कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने में मदद कर सकता है। Knowing that you find algebra more difficult than your sister does, but that you could improve with practice is an example of what? So एक example यहाँ पर दिया है, इसमें बोला है कि आपको पता है कि अपनी बहन की तुलना में बीज गणित यानी कि अलजेब्रा आपको थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आपको ये भी पता है कि अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हो, इस अभ्यास करने से सुधार कर सकते हो। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शंस हैं सेल्फ रेगुलेशन, मेटाकॉग्निशन, सेल्फ डिसिप्लिन या फिर ऑटोमेशन। ओके, सो देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस सवाल में ये समझना है कि आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो एक पर्सन की, ठीक है, किसी एक पर्सन की मेंटल एबिलिटीज को किसी दूसरे पर्सन की मेंटल एबिलिटीज के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो वहां पर हमेशा मैंने आपको बताया है कि मेंटल एबिलिटीज का मतलब क्या होता है, कि हम कॉग्निटिव एबिलिटीज की बात कर रहे हैं। तो कॉग्निटिव तक आप पहुंच गए एंड जब भी कंपैरिजन किया जाता है मेंटल एबिलिटीज का तो उसको मेटा कॉग्निशन कहा जाता है। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, सो देखिए मेटा कॉग्निशन में एक और क्वेश्चन ये बन सकता था कि एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सो जब भी हम अपने थॉट प्रोसेस को समझते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं और उसको किसी दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, तो उसको मेटा कॉग्निशन बोला जाता है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं, ठीक है? आपको मैक्सिमम, जैसे मुझे पता है कि मुझे मैथ्स नहीं आता तो मैं नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं बिल्कुल लास्ट में मैथ करती हूँ, बीच में अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। तो ये मेरी मेटा कॉग्निशन है। अति संज्ञता है कि मुझे पता है मैथ्स मुझे टफ लगता है, तो मुझे अपनी अवेयरनेस है, अपनी एबिलिटीज की अवेयरनेस है और उसकी अंडरस्टैंडिंग है। समझ गए? स्टेटमेंट 1 बोलती है मेटा कॉग्निशन इज द अंडरस्टैंडिंग अबाउट वंस ओन यूज ऑफ लैंग्वेज। सो अभी हमने पढ़ा ये वाला क्वेश्चन दिसंबर 2023 में आया था। इसमें बोल रहा है कि मेटा कॉग्निशन अंडरस्टैंडिंग होती है अपने लैंग्वेज के यूज की। तो ये स्टेटमेंट गलत है। मैंने आपको क्या बताया, मेटा कॉग्निशन अंडरस्टैंडिंग अबाउट वंस ओन थॉट प्रोसेस, अपनी एबिलिटीज, अपनी अवेयरनेस को समझना मेटा कॉग्निशन कहलाता है, जिस वजह से ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है निमोनिक्स इज द नॉलेज अबाउट आवर ओन थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि स्टेटमेंट 2 में जो डेफिनेशन दी गई है ये आपकी मेटा कॉग्निशन की डेफिनेशन है। मेटा कॉग्निशन होता है प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस दैट द नॉलेज अबाउट ओन थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, सो न्यूमेनिक्स क्या होता है? न्यूमोनिक्स बेसिकली इट रेफर्स टू टेक्निक और स्ट्रेटेजीज यूज टू इम्प्रूव द मेमोरी। आपकी जो मेमोरी है
या फिर रिटेंशन पावर है या रिकॉल करना किसी इंफॉर्मेशन को, वो पावर है, उसको बूस्ट अप करना, उसको एनहांस करना, जो प्रोसेस कहलाता है उसको न्यूमोनिक्स बोला जाता है, स्मृति विज्ञान बोला जाता है। ठीक है? अब जैसे मान लो कि मैंने कोई चीज़ पढ़ी हुई थी, मैं उसको रिकॉल पेपर में नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है? तो मैं उस एबिलिटी को, अपनी उस पावर को कैसे बूस्ट अप करूँगी, उसकी प्रक्रिया को कैसे बढ़ाऊँगी, उस प्रक्रिया को न्यूमोनिक्स कहा जाता है। ओके? तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर हियर एब्सोल्यूटली इनकरेक्ट। Which of the following is National Coordinator of Swayam courses for non-technical post graduation एजुकेशन? सो बहुत आसान और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को सबसे पहले तो ये पता है कि स्वयं प्रभा में 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। ठीक है? 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स क्या करते हैं? ये अलग-अलग सब्जेक्ट, अलग-अलग फील्ड में कोर्सेज डेवलप करने और उनको हैंडल करने का काम करते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है नॉन टेक्निकल और पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो पहला ऑप्शन है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सो इस वाले ऑप्शन को तो हम पहले ही गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें टेक्निकल, नाम में ही टेक्निकल लिखा हुआ है और हमें नॉन टेक्निकल टर्म को ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। सो इसमें भी देखिए टेक्निकल आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। अगला है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी आप लोगों का नॉन टेक्निकल तो है, ठीक है? लेकिन साथ में आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ और बोली गई है, ठीक है? साथ में एक चीज़ और बोली है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो एनसीईआरटी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, स्कूल एजुकेशन के लिए यूज़फुल है। तो करेक्ट आंसर तक हम ऑटोमैटिकली पहुँच गए, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन था। Which of the following are the subdivisions of implicit unconscious memory? ओके, सो हमने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि टीचिंग एप्टीट्यूड में मेमोरी नाम का टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट? सो यहाँ पर आपको बोला है इम्प्लिसिट मेमोरी के सब डिवीजन, यानी कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो पहले ये देखते हैं कि इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होता है। इम्प्लिसिट मेमोरी बेसिकली एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, ठीक है? एंड ये अनकॉन्शियस होती है, वो तो चलो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अनकॉन्शियस मेमोरी का मतलब होता है कि ये ऐसी मेमोरी है जो खुद हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है। अब जैसे आप कहीं घूमने गए हो, आपने स्पेसिफिकली किसी चीज को पढ़कर याद नहीं रखा है, आप कहीं घूमने गए हो, वो मेमोरीज ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाती है। तो वो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, लंबे समय तक रहती है और जिसको इम्प्लिसिट मेमोरी बोला जाता है, ठीक है? सो अब इसके सब डिवीजन के बारे में पूछा है। ये क्वेश्चन दिसंबर 2023 में भी पूछा गया था, थोड़ा सा घुमाकर। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रीमिंग। तो प्रीमिंग इम्प्लिसिट का ही टाइप होता है। प्रोसीजरल मेमोरी भी इम्प्लिसिट का टाइप होता है। एंड साथ ही आपके पास एक टर्म आती है क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट, ये भी इम्प्लिसिट का टाइप होता है। तो ए, सी एंड डी, ए, सी एंड डी हम लोगों को मिल गया है। इसके अलावा ए, सी एंड ई, सॉरी ई नहीं, डी नहीं है, ई है, बिल्कुल सही। तो ये हम लोगों को मिल चुका है। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर 2 है एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी क्या होता है? ये एक्सप्लिसिट का टाइप है, ठीक है? इम्प्लिसिट नहीं है, ये एक्सप्लिसिट है। जैसे इस बार इम्प्लिसिट पूछा है, अगली बार एक्सप्लिसिट पूछा जा सकता है। एपिसोडिक मेमोरी इम्प्लिसिट सॉरी एक्सप्लिसिट होती है। जैसे कि कोई जगह, कोई टाइम, कोई प्लेस आपको याद है, किसी जगह पर जाकर आपको कुछ लोगों की याद आती है, ठीक है? वो सब एपिसोडिक मेमोरी होती है, एक्सप्लिसिट होती है। सिमेंटिक मेमोरी क्या होता है? जैसे कि आप जनरल नॉलेज, करंट अफेयर के फैक्ट्स कुछ कुछ याद रखते हो, तो वो सब आपकी सिमेंटिक मेमोरी के अंदर जाता है। ओके, सो इस हिसाब से आप लोगों को सारे ऑप्शंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। द मीडिया अकाउंटेबिलिटी सिस्टम टू इम्प्रूव मीडिया क्वालिटी फोकसेस ऑन व्हाट? सो मीडिया गुणवत्ता, मीडिया आप लोगों को पता है टीचिंग लर्निंग में भी, कम्युनिकेशन में भी यूज होता है। सो मीडिया की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मीडिया अकाउंटेबिलिटी सिस्टम किन किन चीजों पर फोकस करता है? इवैल्यूएशन,
ऑडियंस कंट्रोल, मॉनिटरिंग, एजुकेशन, फीडबैक। ये आपका यूनिट 4 का क्वेश्चन इसमें आ गया है, कम्युनिकेशन यूनिट का क्वेश्चन है, ठीक है? तो क्या-क्या होता है? इवैल्यूएशन। अब किसी भी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी करनी है, उसको इम्प्रूव करना है, तो मूल्यांकन करना भी ज़रूरी है कि कहाँ पर कमी आ रही होगी। ऑडियंस को कंट्रोल कर लेंगे, तो वो उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे अच्छे से, ठीक है? मॉनिटर करना भी ज़रूरी है, ध्यान रखना भी ज़रूरी है। उसके बाद एजुकेशन भी ज़रूरी है मीडिया के साथ-साथ। अब सोशल मीडिया या कोई भी मीडिया आप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, उसके बारे में जानकारी होना भी ज़रूरी है, साथ में उसका फीडबैक होना भी ज़रूरी है। तो करेक्ट आंसर है ए, सी, डी एंड ई ओनली। Which of the following are the irrelated phrases created by John Keller for stimulating and sustaining learners' motivation in the teaching and learning process? तो यहाँ पर बोला है कि शिक्षण, टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस होता है, सीखने और सिखाने का जो प्रोसेस होता है, उसमें स्टूडेंट के मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए, यानी कि स्टिमुलेट करने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए जॉन केलर ने कुछ फेजेस बनाए थे। आपको वो फेजेस बताने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटेंशन, अथॉरिटी, रिलेवेंस, कॉन्फिडेंस, सेटिस्फेक्शन। सो अटेंशन का मतलब होता है कि ये बोल रहे हैं कि हर बच्चा अगर ध्यान देता है, ठीक है, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं या फिर जो भी सामने से कोई कुछ बोल रहे हैं, उन पर अगर ध्यान दिया जाता है तो वो लर्नर मोटिवेटेड भी रहेंगे और उनकी लर्निंग जो है वो लंबे समय तक रहेगी। तो अटेंशन बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको आप सब देख सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 सही है। दूसरे नंबर पर आ रहा है अथॉरिटी। अथॉरिटी होने की यहाँ पर कोई बात भी नहीं है, ठीक है? प्राधिकार होना या नहीं होना लर्नर की मोटिवेशन से जुड़ा हुआ नहीं है। रेलेवेंस का मतलब है कि कहाँ पर बच्चे को दिक्कत आ रही है, क्या वो सीखना चाहता है, उसके रिलेवेंस में हम लोग बात करें। कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस तो होगा ही। और लास्ट है सेटिस्फेक्शन, स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम की और स्टूडेंट्स की लर्निंग की जो सेटिस्फेक्शन है, संतोष है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो करेक्ट आंसर्स क्या आ जाएंगे? ए, सी, डी एंड ई ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। Which of the following is a major advantage of online learning over offline? ऑनलाइन, अब देखो आप लोग मेरे ये सेशंस देख रहे हो, ऑनलाइन लर्निंग है, ऑफलाइन लर्निंग आज तक स्कूल में आप लोगों ने की है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? लिमिटेड एक्सेस कि आप लोगों को सब कुछ नहीं मिल सकता, सीमित पहुंच है, ठीक है? सीमित लोगों तक ही इन वीडियोस की पहुंच हो सकती है। नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई भी कहीं पे बैठ के भी पढ़ सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जब आपका मन करे। अब जैसे ये सेशंस मेरे सुबह 7 बजे अगर होते हैं, तो आप लोग इन सेशंस को हो सकता है 5 दिन बाद देख रहे हो, 10 दिन बाद देख रहे हो या सेम डे पे रात को देख रहे हो, ठीक है? तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कॉस्ट ज़्यादा है, फ्री वीडियोज़ मेरी यहाँ पर आप देख रहे हो तो कॉस्ट ज़्यादा है? नहीं है, फ्री में तो है। इंटरएक्टिविटी, अंतर गतिविधि भी नहीं होती है, तो क्या इसकी एडवांटेज है? फ्लेक्सिबिलिटी कि कोई बच्चा ऑनलाइन क्लासेस कभी भी कहीं से भी अपने अकॉर्डिंग अटेंड कर सकता है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये जून 2023 का पेपर का क्वेश्चन है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड ओनली इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। सो ये बोल रहा है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीसीएस जो कि एनईपी ने रेकमेंड किया था, ये सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है इंडिया की, सिर्फ वही इसको अडॉप्ट करेंगी, वही इसको यूज करेंगी, बाकी कोई नहीं करेगा। तो ये तो गलत है। सीबीसीएस सेंट्रल, प्राइवेट, पब्लिक सब यूनिवर्सिटीज के लिए एप्लीकेबल एक रूल बनाया गया है, ठीक है? इसके अलावा तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम असाइन क्रेडिट बेस्ड ऑन द लर्निंग आउटकम्स ऑफ कोर्स। आपके कोर्स का जो आपने सीखा है, उसका जो आपका आउटपुट आया है, जो रिजल्ट आया है, उसके हिसाब से ये आपको क्रेडिट देती है। तो ये सवाल बिल्कुल सही है। फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 बोलती है मूडल इज एन एग्जांपल ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सो मूडल क्या होता है? मूडल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? ये बेसिकली एक एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड करवाने के लिए ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट बनाया गया है। इसमें जो भी टीचर्स हैं
वो अपलोड कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं रीडिंग मटेरियल को एंड स्टूडेंट्स उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इजीली उसको पढ़ लिख सकते हैं, ठीक है। एंड मूडल के अलावा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि स्कूलॉजी, ठीक है। स्कूलॉजी एक काम करती हूँ स्टूडेंट्स, तो पहली स्टेटमेंट तो ट्रू मैंने आपको बता दी। दूसरा है मेंटीमीटर इज अ टूल यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ऑनलाइन सर्वे, बिल्कुल सही है। ऑनलाइन सर्वे अगर करना है आप लोगों को बच्चों का कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, किस लेवल के बच्चे को कितनी किसी चीज की जरूरत है, उसके लिए जो एक टूल बनाया गया है दैट इज कॉल्ड मेंटीमीटर। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑनलाइन टीचिंग टूल्स दिए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ एडवांटेजेस दिए हैं उसके टीचर्स के लिए। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हमने अभी पढ़ा, ठीक है। देखते हैं इसी में से आंसर। एनकरेजिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड कोलेबोरेशन, फोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, creating and administering assessment quickly and easily, automating grading and feedback। सो कीवर्ड्स हैं ये, मैं आपको कीवर्ड हाईलाइट कर देती हूँ, आसानी से आपको आंसर्स मिल जाएंगे। एक कीवर्ड है ये वाला ग्रेडिंग एंड फीडबैक, ठीक है। ये है थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी कीवर्ड है एक। अगला है स्ट्रीमलाइनिंग कोर्सेज एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजिंग स्टूडेंट्स रिकॉर्ड एंड ग्रेड्स, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड और ग्रेड्स को मैनेज करने के लिए। डिलीवरिंग engaging and interactive class sessions, connecting with remote learners। remote learners क्या होते हैं? वो स्टूडेंट्स जो कि क्लास में आकर नहीं पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जो घर पर बैठकर ही क्लासेस को अटेंड अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। सो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का सही उत्तर हो सकता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का जाएगा स्ट्रीमलाइनिंग कोर्सेज। मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स को मैनेज करना, उनके ग्रेड्स को और रिकॉर्ड्स को भी मैनेज करना, साथ ही उनको आसानी से हम रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो फर्स्ट का थर्ड है, सो फर्स्ट का थर्ड यहीं से हमें आंसर मिल रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? डिलीवरिंग एंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव क्लास सेशन। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि वीडियो कॉल पे जब क्लासेस होती हैं तो इंटरेक्शन बच्चों और टीचर के बीच में होती है, तो वही चीज यहाँ पर बोली है। डिस्कशन फोरम बोल रहा है कि थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में भी बात की जाती है। ऑनलाइन असेसमेंट के बारे में क्या होता है? ऑनलाइन असेसमेंट मूल्यांकन करना यानी कि ग्रेड देना बच्चों को, उनको फीडबैक देना। असेसमेंट करना का मतलब होता है इवैल्यूएशन करना। तो ये कुछ कीवर्ड्स के साथ मैंने आसानी से आपको आंसर्स बता दिए हैं। ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में एज इट इज आएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन ज़रूर पसंद आया होगा। अगर चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना एंड टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना, वहाँ पर मैं सारी लिस्ट और पीडीएफ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच।